हम आज प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि प्रोस्पेक्टस पढ़े ही क्यों। तो आज कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करना है तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ द बिजनेस इज कैपिटल। तो भाई ये कैपिटल आता कहाँ से है? तो अगर पिक्चर होती लक्ष्मी चिट फंड, तो राजू है बंदोबस्त कर लेता, पप्पू को बोलता, वो पैसा लेकर आता। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी? कंपनी को अगर कोई प्रोजेक्ट में पैसा डालना है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। तो कंपनी जिस सोर्स से पैसा कलेक्ट करेगी वो प्रोस्पेक्टस है। इस पर हमारे दो वन लाइनर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच डॉक्यूमेंट द इन्वेस्टर डिसाइड्स टू इन्वेस्ट द कंपनी। तो उसका आंसर है रिलाइंग अपॉन प्रोस्पेक्टस द इन्वेस्टर डिसाइड्स वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ बिजनेस? कैपिटल इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द बिजनेस। एक और वन लाइनर भी है। इन विच फॉर्म अ कंपनी गैदर्स कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। तो पब्लिक से पैसा वो शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में कलेक्ट करती है। हम चैप्टर का टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो मीनिंग क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच एन इन्विटेशन इज एक्सटेंडेड बाय पब्लिक कंपनी टू पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्राइवेट कंपनी तो शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती पब्लिक को। तो पब्लिक कंपनी पब्लिक एट लार्ज मतलब लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को जब इनविटेशन भेजती है कि आप हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे, तो वो जो इनविटेशन है उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज प्रोस्पेक्टस मींस एडवर्टाइजमेंट। अब ये मीनिंग हो गई। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन लिखेंगे। प्रोस्पेक्टस मींस अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है गिविंग इनविटेशन टू द पब्लिक एट लार्ज। लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक को इनविटेशन देती है टू परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स में इक्विटी शेयर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। तो जेनेरिक वर्ड है सिक्योरिटीज। ये हो गई डेफिनेशन। दस द सर्क्यूलर, अब कभी सर्क्यूलर वर्ड यूज होगा, कभी नोटिस वर्ड यूज होगा। द सर्क्यूलर इशूड बाय प्रमोटर्स टू अट्रैक्ट पब्लिक इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। इट इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मान लो हम आईपीओ करते हैं, जब इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उस केस में हम शेयर की प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम हमारा शेयर 100 का शेयर है, 120 रुपए में दे रहे हैं। पर जब वो फाइनल प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुई है तो हम प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, तब हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कब इशू होता है? जब फाइनल प्राइस ऑफ आईपीओ अभी तक तय नहीं हुई है या फाइनल प्रोस्पेक्टस अभी तक बना नहीं है, राइट। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी कभी कभी इशू करती है कंपनी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे मैंने बताया था, सिक्योरिटीज में इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। तो मान लो तीनों इशू कर रहे हैं एक साथ, तो उस केस में वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो डेफिनेशन में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी आता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। पहला, इट इज एन इन्विटेशन published by a company. Public is given invitation to purchase securities through prospectus. तो इनविटेशन है, इनविटेशन किसको दी जाती है? पब्लिक को दी जाती है। इट इज इन द नेचर ऑफ नोटिस, सर्कुलर, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, एंड प्रोस्पेक्टस शुड बी इन द रिटन फॉर्म। अब देखो, प्रोस्पेक्टस हम इशू करते हैं जनरली आईपीओ में, नए शेयर इशू करते हैं, तो इसका एक्रोनॉम है आई पी। अब नोटिस में और याद रख लो आईपीओ, ऐसे। इनविटेशन, पब्लिक, नोटिस, रिटन फॉर्म। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार। आईपीओ ही है, प्रोस्पेक्टस हम इशू करते हैं जनरली आईपीओ के टाइम पे, जब हमें नए शेयर इशू करने होते हैं, राइट। तो आईपीओ इनविटेशन, इनविटेशन किसको जाती है? पब्लिक को। पब्लिक को हम क्या देते हैं? नोटिस, सर्कुलर और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। नोटिस जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रुप को जाता है, सर्कुलर जो होता है वो ब्रॉडर ग्रुप को जाता है। तो ये सिनोनिम्स है। और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोस्पेक्टस हमेशा रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम इस तरीके से लिखेंगे। मीनिंग, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स चार अभी बताए। और मान लीजिए जैसे, देखिए, पॉइंट वाइज मतलब ये 3 मार्क का है, डिटेल मतलब 4 मार्क का है, याद रखना। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। Prospectus is an important document because relying upon this document, the investor decides to invest in the company or not.
Thus all information provided in the prospectus must be correct and real. Prospectus is a document presenting fiduciary relationship. Fiduciary relationship means relationship of a trust. एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे इन्वेस्टर ट्रस्ट करता है या करना शुरू करता है कंपनी पर। तो प्रोस्पेक्टस का इंपॉर्टेंस ये है कि ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्रिएट करने में मदद करता है। फिड्यूशियरी जैसे कंपनी हो गई फिड्यूशियरी और हम हो गए बेनिफिशियरी अगर हम इन्वेस्टर हैं तो। द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब फॉलोइंग पॉइंट्स, पहला, in prospectus, the information about the name of the company, kind of share capital, working area of company and future plans are given. Prospectus में नाम दिया होता है कंपनी का, डेफिनेटली नाम होगा। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है। वर्किंग एरिया मीन्स आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो तो कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। वर्किंग एरिया क्या है आपकी, भाई आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, मेडिसिन के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो, कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो सब होते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेन ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी आर प्रोवाइडेड। मेन ऑफिसर्स कौन है उनकी इंफॉर्मेशन होती है। पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसका मेन उद्देश्य है पब्लिक को इन्फॉर्म करना। इसी कारण अगर मान लो इसमें कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन है या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, जो आप आगे पढ़ोगे, क्रिमिनल लायबिलिटी एंड सिविल लायबिलिटी, विल कम टू इट। तो पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो कुछ भी मिसरिप्रेजेंटेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस इतना इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल प्रोविजंस डाले गए हैं कंपनीज एक्ट में कि अगर तुम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दोगे तो तुम्हें सजा भी हो सकती है। द ऑफिसर्स हु प्रोवाइड फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस आर हेल्ड लायबल। ये इंपॉर्टेंस है प्रोस्पेक्टस का। द प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ कंपनी इन इट गिव्स आइडिया ऑफ रियलिटी टू द इन्वेस्टर्स। आगे हम जब हम क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा एक केस लॉ कि कैसे सत्यम कंप्यूटर्स के जो मालिक है उसने रियलिटी छुपाई और फिर उसको क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी भी आई। प्रोस्पेक्टस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ अ कंपनी। जो हम जिसमें पैसा डालने वाले हैं उस वो कितना रिस्की प्रोजेक्ट है वो भी बताता है। Thus, it is said that the prospectus should be unambiguous and clear as well as transparent like water. Clear होना चाहिए सब, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर नहीं बोलेगा तो दिक्कत। तो इट हैज टू बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वर्ड है, दैट्स ग्रेट। हमेशा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए आंसर में, दैट मेक्स आंसर बेटर। जैसे इंपॉर्टेंस है तो हमें इंपॉर्टेंस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखने का, तो ये इंट्रोडक्शन था, करेक्ट। अब इस पर जो 5 मार्क्स का आता है इंपॉर्टेंस, तो इस तरीके से इसको आंसर को फ्रेम करना है। पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर ये 6 पॉइंट्स लिखनी है और ये कंक्लूजन लिखना है। याद रहे कंक्लूजन में क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर होगा तो भाई टेक्स्ट बुक खोला है बच्चे ने। अब मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, इसमें 19 पॉइंट्स हैं टोटल। किसी की ताकत नहीं है कि 19 के 19 पॉइंट्स याद करें, तो हम 4-4 पॉइंट्स का सेट करेंगे और अगर 4 मार्क में आता है तो 8 पॉइंट्स लिखेंगे या मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट्स लिखेंगे, और 2 मार्क में आता है तो 4 पॉइंट्स लिखेंगे। 2 मार्क में जनरली पूछते नहीं है, फिर मतलब इन पे इन पॉइंट्स पर ही 2-2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में 19 बातें होती हैं। पहली बात सबसे इजी है, नेम ऑफ कंपनी। दूसरी बात एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है। रजिस्टर्ड ऑफिस का कितना इंपॉर्टेंस है अपन ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, राइट। मैंने आपको केस लॉ बताया था वोडाफोन और हज का। तो एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। ये जो की मैनेजर पर्सन होते हैं ना, उसमें 3 चीजें आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आ गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ गया, अदर स्पेसिफाइड पर्सन आ गए। 5 होते हैं की मैनेजर पर्सन, राइट। तो उसमें से कंपनी सेक्रेटरी आ गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आ गया, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, बैंकर, ट्रस्टी, गारंटर्स, ब्रोकर्स, ये सारों इन सब का नाम और पता, करेक्ट। फिर द डेट ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन। अब हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू,
जैसे ये एग्जाम्पल मैंने रखा है, अडानी विलमार का आईपीओ हुआ था 2022 में। तो ओपनिंग डेट भाई 27 जनवरी को ओपनिंग होगी। उसके बाद आप पैसे डाल सकते हो। इसके बाद पैसे नहीं लेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 3 फरवरी को होगी। आपके अकाउंट में से पैसे T+2, मतलब अगर आप 3 फरवरी को अलॉटमेंट हुआ तो 5वीं फरवरी को आपके अकाउंट में से पैसे निकल जाएंगे। तो ये डेट ऑफ ओपनिंग, अलॉटमेंट कब होगी, टाइम लिमिट क्या है, वो सब लिखा हुआ होता है प्रोस्पेक्टस में। तो 4 पॉइंट्स हो गई। अब नेक्स्ट, स्टेटमेंट from promoters that the company will open a separate account in bank and entire fund will be kept in that account। अब ये एक फ्लो चार्ट है, ये आप वैसे भी 12th में पढ़ने वाले हैं, पर मैं आपको थोड़ा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। जैसे इन्वेस्टर है पार्टी ए, वो इन्वेस्ट करना चाहती है शेयर्स में। तो अब उसके अकाउंट में से पैसे कटते नहीं है, उसके अकाउंट में ब्लॉक हो जाते हैं। मान लो वो 100 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 1000 रुपए उसके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएंगे। और जब, जैसे मैंने बताया कि मान लो उसको आईपीओ लग जाता है, 3 फरवरी को उसको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, तो 5 फरवरी को उसके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे और कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट ये कह रही है कि ये कंपनी, प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि वो एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं, जिसको हम एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। छठी पॉइंट, कंसेंट ऑफ प्रमोटर्स, ऑडिटर्स, स्पेसिफिक बैंकर्स, एक्सपर्ट्स एंड ऑल अदर कंसर्न ऑफिसर। कंसेंट कि हाँ भाई ये हम पैसा ले लेकर आपका प्रोजेक्ट में डालने वाले हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथोराइज्ड ऑफिसर रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन एंड द रेजोल्यूशन रिगार्डिंग इट। हम एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, कंपनी अपॉइंट करती है, जो पूरा ये आईपीओ देखता है, और उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग में। तो वो रेजोल्यूशन भी उस होना चाहिए भाई, हाँ हमने रेजोल्यूशन पास करके इस बंदे को, क्योंकि मान लीजिए आईपीओ में कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम कॉन्टैक्ट किसको करें, तो एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर, उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में होती है। अगर शेयर्स अंडरराइट किए गए हैं तो अंडरराइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट का इंफॉर्मेशन, अंडरराइटिंग कमीशन क्या है, उसको कितने शेयर्स दोगे, वो सारी डिटेल्स। तो ये हो गई 4+4 8। पहले चार सिंपल हैं, नेम एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, देखो नेम एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, फिर डेट्स, मतलब पूरा शेड्यूल, टाइमलाइन। फिर नेक्स्ट चार हैं, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे, कंसेंट प्रमोटर्स की, ऑडिटर्स की, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑथराइज्ड ऑफिसर, और सारी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है द शेड्यूल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटी। शेड्यूल मतलब कब तक सिक्योरिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर, अब कैपिटल दो तरीके का होता है, एक होता है डेट, एक होता है ओनरशिप कैपिटल। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का। द पर्पस ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, अभी आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर रहे हो तो क्या आप कहाँ पैसा डालोगे, कंडीशंस क्या हैं, रेलेवेंट मैटर्स, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी क्या है, और जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है, एमए में आपने पढ़ा होगा। प्रेजेंट बिजनेस क्या कर रही है, शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, आप पैसा डाल रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप हम पैसा इन्वेस्ट करो, तो वो पैसा जिस प्रोजेक्ट में डालोगे उसका शेड्यूल कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो सारी चीजें तो हो गई हैं। अब चार और। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। आप पैसा मांग रहे हैं लोगों से, तो प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। पहला, द आइडिया ऑफ प्रमोटर एंड द रिस्क फैक्टर इन इट, किसका आइडिया है और उसमें रिस्क कितनी है वो बताइए प्रोजेक्ट में। वेटिंग पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना साल अपने को हो सकता है कि भाई पहले 1 1.5 साल हमारे को रेवेन्यू जनरेट ही ना हो, तो उसको हम कहते हैं वेटिंग पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। या प्रोजेक्ट स्टार्ट, पैसा डालने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में भी करीब करीब 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने कभी कभी लग जाएंगे। डेवलपमेंट इन द प्रोजेक्ट, डेवलप कैसे होगा प्रोजेक्ट। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पेंडिंग स्यू, मतलब अगर करंटली प्रमोटर्स पे कोई केस वेस तो नहीं चल रहा, लीगल प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही हैं, बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द पास्ट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जिस दिन प्रोस्पेक्टस पब्लिश हुआ है उससे 5 साल के दायरे में कभी किसी प्रमोटर पे केस वेस तो नहीं हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में आता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। रिगार्डिंग द प्रीमियम, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा लेते हैं तो हम उसको प्रीमियम कहते हैं, तो प्रीमियम की इंफॉर्मेशन। और शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे अंडरराइटर्स को देना, प्रमोटर्स को देना, तो शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होता है, तो उसकी डिटेल। इंफॉर्मेशन अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड डिटेल्स एंड इंटरेस्ट इन द कंपनी इफ एनी। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स ने कितना पैसा डाला है।
राइट, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। अब देखो ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो 17th पॉइंट है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो ही एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर प्रॉफिट लॉस इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट 5 years बिफोर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड रिपोर्ट्स ऑफ एंसिलरी ब्रांचेस, अगर ब्रांच है हमारी कंपनी की तो उन ब्रांच की रिपोर्ट्स भी। और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस इन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड्स ऑब्टेन्ड सिक्योरिटीज फ्रॉम सिक्योरिटीज विल बी यूज। तो फंड्स कहाँ यूज होने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस 5 साल का हमारे को देना है एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है और ये पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। पॉइंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है तो ये लिखना है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलता है तो ये लिखना है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस आर नॉट वायलेटिंग द कंपनीज एक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट के प्रावधान क्या हैं प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, राइट। और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीच नहीं कर रहा है, सेबी एक्ट ब्रीच नहीं कर रहा है। सेबी का कभी कभी आता है 1 मार्क में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 19th वॉज द डेट। अब ये मस्त है, द डेट रिटन इन प्रोस्पेक्टस विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये वन लाइनर भी आता है। अब जो मैंने पढ़ा है उसके ये वन लाइनर्स हैं, राइट। तो हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाते हैं और उसके फिर ये वन लाइनर्स आप कर लेंगे तो इट विल बी इजी। मैंने इसीलिए लिस्ट रखा है कि एटलीस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लर्न इट व्हेन यू वांट। चलिए नेक्स्ट इज, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कौन से लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स, ये जो भी की मैनेजर पर्सनल मैंने बताया था, राइट। ये सब आंसर है। अब ये 3 मार्क्स का है। मैटर्स टू बी, देखिए प्रोजेक्ट में इंक्लूड क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये आंसर लिखना है, विच मैटर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। अभी ये तो अब डिटेल में है, तो टीचर कभी कभी बोलेगी 10 पॉइंट्स लिखो, 5 मार्क का है 10 पॉइंट्स लिखो। मेरे हिसाब से 10 पॉइंट सफिशियंट है 5 मार्क में। तो पहला 4 का सेट, नाम एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, फिर डेट, शेड्यूल, फिर सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, कंसेंट, इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑथोराइज्ड ऑफिसर, अंडरराइटिंग कमीशन और अंडरराइटर्स कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कंडीशंस एंड रिलेवेंट मैटर, राइट। ये सारी चीजें लिखनी है। और ये प्रोजेक्ट वाला आंसर अगर याद हो तो ये पॉइंट लिख लेने का। चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रोविजंस इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है प्रोस्पेक्टस के बारे में। फॉलोइंग आर द मेन प्रोविजंस रिगार्डिंग issuance of prospectus. First, unless all provisions related to the registration of prospectus are complied with, the registrar of company, अब registrar of company से हमें अनुमति लेनी पड़ती है प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए। तो जब तक वो अनुमति लेने के सारे प्रोविजंस कंप्लीट नहीं किए गए हैं ना, तब तक हम रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं प्रोस्पेक्टस का। मतलब सारे प्रोविजंस फुलफिल करेंगे, होने चाहिए, तभी ही आप रजिस्टर ऑफ कंपनी में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, करेक्ट। अगर आपने कोई भी प्रावधान प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है वो फुलफिल नहीं कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। द डेट विच इज रिटन इन द प्रोस्पेक्टस विल बी कंसिडर्ड द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तीसरा, नो पर्सन कैन पब्लिश प्रोस्पेक्टस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, कंपनी बोल सकती है यार ये तो फलाना आदमी ने प्रोस्पेक्टस बना दिया, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो रजिस्टर ऑफ कंपनी में ही जाने वाले थे। किस, नहीं, आपकी कंपनी का प्रोस्पेक्टस आपकी इजाजत के बिना अगर और कोई भी प्रिंट कर देता है तो आप लायबल हैं। फिर ईच पर्सन हुज नेम इज शोन इन द प्रोस्पेक्टस मस्ट पुट सिग्नेचर, नाम के साथ सिग्नेचर होना चाहिए जब आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट कर रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करनी है प्रोस्पेक्टस की। इफ रजिस्ट्रार नीड्स डिटेल रिगार्डिंग एनी इंफॉर्मेशन स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस इट शुड बी प्रोवाइडेड। डिटेल जो भी मांगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो देनी है। रिटर्न कंसेंट चाहिए, जो पर्सन इस प्रोस्पेक्टस में देते हैं कि हाँ हम जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की एडवाइस होती है तो उन सबका रिटर्न कंसेंट चाहिए होता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट पर्सन हु शोन इन द प्रोस्पेक्टस टू बी टेकन एज वेल एज रिटर्न डिक्लेरेशन, कि हमारा कोई भी कंपनी में छुपा हुआ हित नहीं है। कभी कभी क्या, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा कंपनी में इंटरेस्ट है, सपोज मैं उसका 10% ज्यादा का शेयर होल्डर हूँ, तो मैं तो चाहूंगा ना ये कंपनी का प्रोग्रेस हो। तो साला गलत प्रोजेक्ट को भी मैं बोलूंगा हाँ भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सही है। तो एक्सपर्ट का कभी भी कंपनी में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए।
प्रिंटेड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शुड बी गिवन टू रजिस्ट्रार, प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, अपन ने पहले भी पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी पब्लिश्ड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। इफ इट इज पब्लिश्ड आफ्टर 90 days इट इज डिक्लेयर्ड इलीगल। वन लाइनर भी है, एमसीक्यू भी है। बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट इज टू बी गिवन टू आरओसी स्टेटिंग दैट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी, हमें एक स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है कि हमने कंपनी एक्ट के सारे प्रावधान फॉलो किए हैं, कोई ब्रीच नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेबी एक्ट का, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कोई भी हमने प्रावधान तोड़ा नहीं है, ऐसा हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी पब्लिश्ड विदाउट मिनी प्रोस्पेक्टस। मिनी प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, जैसे मान लो अभी पूरा प्रोस्पेक्टस प्रिंट नहीं है तो मेन मेन बातें, सिनॉप्सिस जिसको कहते हैं ना, वो प्रिंट करिए। चलिए अब इस पर वन वन सेंटेंस है कि कितने दिन, तो उसका आंसर है 90 days। प्रोविजंस, ये डिटेल क्वेश्चन है तो ये पूरा डिटेल में 11 पॉइंट्स कम से कम लिखनी है, 5 मार्क्स का आता है तो 11 पॉइंट्स लिखनी है। अब लायबिलिटी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस, मान लीजिए आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी। If any misrepresentation, fraudulent advertisement, or exaggerated statements are made in the prospectus, the authorized officials of the company are held responsible. अब misrepresentation का मतलब क्या होता है, ये खुद एक क्वेश्चन है कि what is misrepresentation, misrepresentation is prospectus। तो पहला, the statement made with the reference to the contents of the prospectus is misleading। एक सत्यम स्कैम हुआ था, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम हुआ था 2009 में। इसमें क्या था कि उसने जो सीईओ है रामलिंगा राजू, उसने अपने एसेट्स, अपने कंपनी के एसेट्स 7,000 करोड़ से इन्फ्लेट कर दिए, तो एग्जैजरेट कर दिए। तो ऐसे एग्जैजरेट करना, प्रॉफिट ज्यादा दिखाना, ओवरस्टेटिंग रेवेन्यूज, ये मिसलीडिंग है। अच्छा, कभी वो इंफॉर्मेशन छुपाते भी हैं। इन ऑर्डर टू मिसलीड द रीडर्स, नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रोस्पेक्टस। अगर मान लो अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं तो भी वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। जैसे इसी केस में सत्यम ने अपने डेट्स छुपा दिए थे, डेट्स नहीं बताए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ताकि पिक्चर थोड़ी रोजी लगे, एसेट ज्यादा है डेट सही नहीं, तो इन्वेस्टर और पैसा डालें। राइट, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करता है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। By using ambiguous word in the prospectus, an attempt is made to mislead the public। अगर ambiguous word यूज करते हैं, जैसे ये एक है अभी इसमें, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अरे भाई सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो ग्रोथ कितनी, स्पेसिफाई तो कर, कितनी ग्रोथ। राइट, अब मार्केट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है ना, नहीं तो राहुल गांधी जैसा हो जाएगा, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी बोलता रहेगा। करेक्ट, तो स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटेजी हो जाएगी, उसकी बैंड बच जाएगी। तो ऐसे सब भारी भरकम शब्द यूज नहीं करने के, अनएम्बिगियस हैं वो। करेक्ट, मीनिंग वाले शब्द यूज करने के, यू बी वेरी वेरी मीनिंगफुल प्रोस्पेक्टस। अगर ये नहीं है तो मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। अब मान लीजिए मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई, तो लायबिलिटी क्या है, ये भी क्वेश्चन है। For misleading or exaggerated presentation made in the prospectus, the liability of the company may be of two types। पहली सिविल लायबिलिटी और दूसरी क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी होती है कि लॉस की भरपाई करने के लिए। मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूं, प्रोस्पेक्टस देख के मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे को लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस में गलत बातें लिखी हुई थी, मिसलीडिंग बातें लिखी हुई, तो मैं मेरा लॉस की भरपाई कर सकता हूं, वो सिविल लायबिलिटी है कंपनी की। अब कंपनी ऐसा किसी और के साथ ना करे, जेल हो, फाइन भरे, तो उसको हम क्रिमिनल लायबिलिटी कहते हैं। तो फ्यूचर में ये रिपीट ना हो तो हम उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी का भी केस कर सकते हैं। सिविल लायबिलिटी क्या होती है? इफ एनी पर्सन हैज इन्वेस्टेड इन द कंपनी रिलाइंग अपॉन द प्रोस्पेक्टस एंड सस्टेन्स लॉस, ही मे initiate civil proceedings against the company for compensation of loss। The company is liable to give him the damages। This is called as civil liability। कभी कभी 1 मार्क में आता है, तो लॉस की भरपाई के लिए सिविल लायबिलिटी होती है। कौन भरपाई करेगा? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो फॉलोइंग पर्संस आर लायबल टू कंपनसेट द लॉस: द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर्स हु हैव कंसेंटेड टू पुट देयर नेम्स इन द प्रोस्पेक्टस, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और जिन्होंने डायरेक्टर ने कंसेंट दिए प्रोस्पेक्टस में, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स हु पब्लिश द प्रोस्पेक्टस। मैंने बताया था प्रोस्पेक्टस का एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर होता है, वो भी लायबल है सिविल लायबिलिटी के लिए। पर्सन हुज नेम इज मेंशन फॉर गिविंग ओपिनियन एज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन दिया था भाई ने, और एक्सपर्ट था भी नहीं या लोचा लबाचा था, उसका इंटरेस्ट था, उस केस में एक्सपर्ट को भी अपन लायबल रख सकते हैं कि भाई तूने कैसे दे दिया है ये एक्सपर्ट एडवाइस। राइट, ये तो गलत एडवाइस है। तो सिविल लायबिलिटी ये 5 लोग दे सकते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी, टू गिव डेलिबरेट मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस, जैसे मैंने बताया वो था सत्यम केस में,
तो फाइनेंशियल लॉसेस होता है तो क्रिमिनल ऑफेंस है। दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी द ऑफिसर ऑफ द कंपनी कैन पनिश विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकती है। क्रिमिनल लायबिलिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लायबिलिटी फॉर अदर ऑफेंसेस, यानी मिसप्रिंट हो गया, डेटा गलत दे दी, या ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट एंड चीटिंग। मैंने बताया था प्रोस्पेक्टस फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्रिएट करने का पहला स्टेप है, तो चला ट्रस्ट ही तोड़ दिया, चीटिंग की, उसके लिए अलग सजा है। लायबिलिटी फॉर अदर ऑफेंसेस में क्या होता है, इफ द प्रोस्पेक्टस इज नॉट ऑफ द लीगल कैरेक्टर और द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, जैसे छुपाई थी सत्यम वाले केस में, लायबिलिटीज छुपाई थी तो क्रिमिनल लायबिलिटी है। इफ फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, डेट, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन एक्सेट्रा नॉट कंप्लाइड, तो भी वो क्रिमिनल लायबिलिटी है। द प्रोविजंस रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स आर नॉट कंप्लाइड विद, अभी एक्सपर्ट ने बोला भाई फलाना फलाना चीजें करना, जैसे एक्सपर्ट ने अपनी राय दे दी कि डायरेक्टर्स को अगर ये प्रोजेक्ट करना है तो प्लांट्स को 2 शिफ्ट में कराना पड़ेगा और 2 शिफ्ट के बीच में आधे पौने घंटे की ब्रेक होनी चाहिए। अब ये फॉलो नहीं किया उन्होंने, कंटिन्यूअस शिफ्ट चलाई और प्लांट का ब्रेकडाउन हो गया जिसके कारण कंपनी को लॉस हो गया। तो एक्सपर्ट की राय नहीं मानी, किसने, अभी एक्सपर्ट ने बोला कि भाई 2 शिफ्ट के बीच में आधे घंटे का ब्रेक होना चाहिए तो ही प्लांट वो काम करेगा। वो प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपर्ट था। अब कमाने के चक्कर में उन्होंने 24 घंटा प्लांट चालू रखा तो प्लांट ब्रेक डाउन हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। तो अभी एक्सपर्ट की बात नहीं मानी, किसने नहीं मानी, डायरेक्टर ने नहीं मानी, तो वो क्रिमिनल लायबिलिटी। अब इफ द पर्सन नोइंगली मेक्स केयरलेस स्टेटमेंट्स, फॉल्स प्रॉमिस करता है तो भी क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। अब इस पर ये क्वेश्चंस हैं, राइट, वन लाइनर्स, एंड दिस आर 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, पॉइंट टू द पॉइंट, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर परचेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रॉपर बिजनेस as per its basis called as minimum subscription. The amount of minimum subscription is not defined in Companies Act. अमाउंट कितना होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। सेबी गाइडलाइंस बोलती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ इशूड कैपिटल। मान लीजिए मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता हूं तो एटलीस्ट पब्लिक से मेरे को 90,000 शेयर्स का पैसा मिलना चाहिए सब्सक्रिप्शन क्लोजर की डेट तक। To sustain the financial prosperity and credibility of company before the public, minimum subscription is essential. अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज पर प्रोस्पेक्टस, कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स। अब इंपॉर्टेंस क्या है, सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक कंपनी चालू ही नहीं हो सकती है, ताकि कोई भी अनएक्सपीरियंस डायरेक्टर ऐसे पैसा कलेक्ट करे और पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो समझने का भाई पब्लिक को पता है डायरेक्टर के मन में चोर है। Distribution of securities cannot be done until minimum subscription is received. If dishonest or inexperienced directors start their business with insufficient capital, अभी insufficient capital से बिजनेस स्टार्ट करने दें तो साला एंड में तो गाड़ी रुक जाएगी, फिर लॉस हो जाएगा इन्वेस्टर्स को। तो इसीलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज डाला है, ये उसका इंपॉर्टेंस है। चौथा, कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो 30 दिन के अंदर, ये एमसीक्यू है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो 30 दिन के अंदर सबको पैसा वापस करो, और टाइम लिमिट स्पेसिफाइड बाय सेबी। कभी कभी सेबी बोलती है कि 20 दिन के अंदर पैसा लौटाओ, तो 20 दिन के अंदर, यहाँ 30 दिन के अंदर, सेबी कुछ नहीं बोलती है तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑन वायोलेशन ऑफ रूल लायबिलिटी होगी, फाइन भी भरना पड़ेगा। नॉन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो अलॉटमेंट नहीं हो सकती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एप्लीकेंट्स कैन आर रिक्वायर्ड टू रिफंड द अमाउंट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सेबी। ऑन वायोलेशन फाइन पड़ेगी। तो इस पर ये क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर ये लिखना है, इस तरीके से लिखना है आपको आंसर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट पर। एज पर द कंपनीज एक्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट मींस कंपनी मेक्स एन ऑफर टू अलॉट सिक्योरिटीज टू अ डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन और परचेज सिक्योरिटीज मैक्सिमम 50% और सच मेंबर्स एज फिक्स्ड बाय द सेबी आर इनवाइटेड फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ओवर एंड अबव इंस्टीट्यूशनल परचेजर, एम्प्लॉइज, क्वालिफाइड। ये अब 12th स्टैंडर्ड में ऐसे ही पढ़ेंगे, 4 कैटेगरीज होती हैं जब हम शेयर इशू करते हैं, उसमें एम्प्लॉइज आते हैं, इंस्टीट्यूशनल परचेज आते हैं, हाई नेटवर्थ एसेट्स वाले लोग आते हैं। तो ऐसे 50 लोग टोटल मैक्सिमम वो डिसाइड कर सकते हैं। एमसीक्यू है, उसका आंसर 50 है। प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट, तो हमेशा सब्सक्रिप्शन जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट में करते हो, मतलब प्राइवेट लोगों से पैसा लेते हो, आईपीओ नहीं करते हो, पब्लिक एट लार्ज नहीं जाते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा लेते हो तो चेक से लेना है या ड्राफ्ट से लेना है, बैंक ट्रांजेक्शन, कैश नहीं। द अलॉटमेंट शुड बी मेड विद इन 60 डेज, प्राइवेट प्लेसमेंट में 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो 30 दिन, याद रखना। इफ डायरेक्टर फेल्स टू डू सो, द रिफंड विद इन 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज।
तो अगर डायरेक्टर फेल होता है, एप्लीकेंट शुड बी रिफंडेड द मनी विद इन 15 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 days। अगर फेल हो जाता है तो उसको पेनल्टी है। करेक्ट। 12% ब्याज, ये भी एमसीक्यू है। 12% इंटरेस्ट लगेगा 15 दिन के बाद। अमाउंट रिसीव्ड इन सच टाइप ऑफ शेयर शुड बी केप्ट इन सेपरेट अकाउंट, शेड्यूल बैंक, एस्क्रो बताया था मैंने। इंटीमेशन देना है जिन जिन लोगों का नाम रजिस्टर हुआ है। जो प्राइवेट प्लेसमेंट में हम लोग नाम रजिस्टर करते हैं, भाई तेरे से हम पैसे लेंगे और तेरे को शेयर्स दे देंगे। कंप्लीट डिटेल देनी है प्राइवेट प्लेसमेंट की टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 days। जब प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है, एडवर्टाइज नहीं करनी है क्योंकि आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो। करेक्ट। और नेम एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ इंडेमनिटी होल्डर्स, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट वाले हैं कंपनी का, उनका नाम पता सब देना है। और ये उनके अब आंसर्स है। इस तरीके से आपको ये फ्रेम करना है प्राइवेट प्लेसमेंट पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो। विश यू गुड लक।